टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी में 7वें चरण का मतदान हो गया है, ऐसे में बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है अगर सरकार यूपी में नहीं बनती है तो निश्चित तौर से वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं बनती है पूर्ण बहुमत के, तो मैं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। इसमें कोई सवाल नहीं है, मगर मेरा आत्मा बड़ा मजबूत है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मतगणना 10 तारीख को होनी है और मतगणना को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। ऐसे में एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा 3 शिफ्ट में ड्यूटी कराने की पुलिस को सुझाव दिया गया था। किस तरह से होगी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था और किस तरह से होगी ड्यूटी, क्या कुछ कहना है एडीजी जोन प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। 3 शिफ्ट में कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी मुझसे पूछ रहे थे कि किस प्रकार से ये 3 शिफ्ट के लिए तो स्टाफ नहीं हो पाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि 3 शिफ्ट, जो पहली शिफ्ट आएगी उसके बाद दूसरी शिफ्ट अलग कर्मचारी होंगे, लेकिन तीसरी शिफ्ट वही शिफ्ट हो सकती है जो पहली शिफ्ट में कर्मचारी लगाए गए हैं। इस प्रकार से, और इसके लिए एक और व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये सभी पुलिस अधीक्षकगण को मेरा सुझाव है कि वो ये देख लें, अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बातचीत कर लें कि वो मजिस्ट्रेट की किनकी ड्यूटी लगा रहे हैं। उनसे मिलकर आप जो ड्यूटी लगाइए। जहाँ भीड़ का नियंत्रण की करना, जैसे आउटर कॉर्डन पर है, वहाँ एक प्रभारी राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, पुलिस का भी और मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए। इसी प्रकार इनर कॉर्डन के भी प्रभारी होने चाहिए। हर असेंबली की जो काउंटिंग हो रही है उसके लिए भी एक प्रभारी राजपत्रित अधिकारी आपको लगाना चाहिए। इसमें विशेष बात यह है कि हर बार ये गाइडलाइन दी जाती है कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल या सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति अंदर काउंटिंग सेंटर में टेबल तक नहीं जाएगा। तो हमारी जो ड्यूटी रहेगी पुलिस कर्मियों की, वो गेट तक रहेगी। जो मतगणना का जो कक्ष है जहाँ टेबल लगी हुई है, उसका जो गेट है, प्रवेश द्वार, वो निकास द्वार, वो लगातार वो ARO के संपर्क में रहेंगे। यदि उन्हें अंदर बुलाया जाता है किसी समस्या को निपटने के लिए, तब वो अंदर जाएंगे, सामान्यतः वो अंदर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो मतगणना नियंत्रण के लिए जो अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है, उसके लिए मैं आपको ये सुझाव दे दूं कि आप कोशिश कीजिए कि एक बड़ा पंडाल या बड़ा हॉल काउंटिंग सेंटर के पास में देख लें और वहाँ सभी कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी लगाई है वहाँ ब्रीफिंग करें, उनको वहाँ पर रिहर्सल के लिए लगाएं। उसके बाद डीब्रीफिंग करें। जो भी प्रॉब्लम रिहर्सल के दौरान आती है उसको डीब्रीफिंग के दौरान निस्तारित किया जाए। और इसमें मैं चाहूँगा कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सभी मिलकर इस रिहर्सल को करें। इसमें काउंटिंग के लिए भी जो स्टाफ लगाया गया वो भी इस रिहर्सल को करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। हम पहले से ही तैयारी की हालत में रहेंगे। अगर कोई समस्या आने वाली है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। मतगणना के लिए जितने भी पुलिस के कर्मी लगाए गए हैं उनको कोशिश करें कि एक ही जगह वहीं कैंप करा दें, क्योंकि बार बार आना जाना करेंगे तो उससे अनावश्यक उनकी गाड़ी आवागमन के लिए जो है समय भी उसमें बर्बाद होगा और उनका खर्चा भी होगा। तो मैं चाहूँगा कि उनका खाने पीने, जलपान आदि का प्रबंध वहीं कर दिया जाए, मैस चलवा लिया जाए। वो सब जो सुविधाएं जो उनको चाहिए वहीं पर मुहैया कराई जाए, जिससे कि बार बार उनका कहीं बाहर आवागमन ना हो। क्योंकि ये भी प्रावधान है कि जो काउंटिंग के लिए जितने भी मतगणना के एजेंट अंदर जाएंगे या कर्मचारी रहेंगे, वो एक बार प्रवेश करने के बाद तभी निकलेंगे जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले अगर आना जाना करते हैं तो उसके लिए उनको ARO या RO की अनुमति लेनी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति एक विधानसभा से दूसरी की तरफ, एक टेबल से दूसरी की तरफ नहीं जाएगा। हर टेबल के लिए कैंडिडेट को, पार्टियों को बताया गया है कि वो टेबल वाइज अपना पोलिंग के इसके लिए, मतगणना के लिए एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा एजेंट पोस्टल बैलेट्स के लिए भी कर सकते हैं, जहां पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ किसी भी प्रकार का अनावश्यक मूवमेंट बार बार इधर उधर नहीं होने देना है। तीनों शिफ्ट की जो कर्मचारी हैं उनको एक ही समय पर आप बुला लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो दूसरी शिफ्ट आएगी उसको थोड़ा एडवांस बुला लीजिए और वहीं पर रखिए। उससे क्या होगा कि कुछ लोग रेस्ट में रहेंगे, जब उनको रेस्ट पे जाएंगे तो वो कम से कम रिजर्व का काम करेंगे।
और पूरा मूवमेंट आपको नहीं कराना पड़ेगा। ये तीनों शिफ्ट के कर्मचारी वहीं पर रहेंगे, उन्हीं में से तीनों शिफ्टों को चलाइए। एंटी सैबोटाज चेक, प्रत्येक मतगणना केंद्र परिसर का नियमित रूप से एंटी सैबोटाज चेक किया जाएगा और ये मतगणना प्रारंभ होने से पहले किया जाएगा और उसके बाद बीच बीच में भी कराया जाएगा, जिससे कि कहीं भी कोई ऐसी आशंका ना रहे कि कोई बम आदि आईडी वगैरह ना लगा दे। तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कोई मोबाइल या कोई इस तरह के इक्विपमेंट वहाँ पर ना लगा रखे हो। अगर आप एंटी सैबोटाज चेक करेंगे तो वो पकड़ जाएगा। प्रवेश द्वारों पर प्रशिक्षित महिला और पुरुष कर्मी HHMD और मेटल डिटेक्टर के साथ ये ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। नगरी प्रयागराज में 4 उप निरीक्षक के साथ साथ थाना कोतवाली प्रभारी पर SSP प्रयागराज की गिरिराज बता दें फरार अपराधी के शरणदाताओं को थाने से छोड़े जाने के मामले में 4 उप निरीक्षक महावीर सिंह, वरुण कांत, प्रताप सिंह, राजीव श्रीवास्तव, विश्वेंद्र कुमार यादव एवं 4 आरक्षीगण साथ ही 7 थाना प्रभारी कोतवाली के विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित की गई है। ये जांच SP गंगापार को आवंटित की गई है। मुख्यतः स्वच्छधारी ढंग से दबिश देना, दबिश के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में थाना प्रभारी समेत किसी भी उच्च अधिकारी को सूचना न देना, अवैध वसूली के प्रबल संभावना होना आदि कारण जिसकी वजह से ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही इस पर निर्णय लेकर अन्य कठोर कार्रवाई करने की बात SSP प्रयागराज द्वारा की गई है। संगम नगरी प्रयागराज शहर दक्षिणी से विधायक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, 10 मार्च को बची कुछ गर्मी शांत हो जाएगी। पूर्वांचल इन नफरती सोच वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिए कमर कसा जा चुका है। पूर्वांचल के देवतुल्य मतदाताओं से इन गीदड़ भभकियों और धमकियों का जवाब अपने वोट की ताकत से देने का आह्वान करता हूं। गुंडों की बौखलाहट बता रही कि पूर्वांचल की जनता जे कमल खिला रही है। साथ ही मंत्री नंदी ने 7वें चरण में जनता से अपील करते हुए कहा कि पूर्वांचल के भाई बहनों, ठगों माफियाओं को पहचानिए, ये सिर्फ आपके वोट लूटने के लिए आनन फानन में एक हुए हैं। ठग बंधन के झांसे में नहीं आना है। एक तरफ लोक कल्याणकारी विकासवादी राष्ट्रवादी है तो दूसरी तरफ कुर्सी के मौसमी ठेकेदार है। मंत्री नंदी ने ट्वीट करके समाजवादी पर निशाना साधा है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है और लोगों के पास समय कम है। ऐसे में लोग डॉक्टर गूगल के पास जाते हैं और सबसे पहले इंटरनेट पर सारी चीज़ें सर्च करते हैं, मगर लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि डॉक्टर गूगल के पास जो जानकारी होती है वो एक सामान्य जानकारी होती है जिससे आपकी ज़िंदगी पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और एक बड़ी समस्या हो सकती है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्या राज का, आइए सुनाते हैं आपको क्या है कहना उनका। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशान्या राज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके सामने एक ऐसे सामान्य जानकारी के बारे में बात करूंगी जिसका सामना मुझे हर दिन करना पड़ रहा है। हर दिन मेरे पास ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है। कोई आकर के कहता है कि मैम मुझे ऐसा लगता है OCD हो गया। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मैं 2-3 दिनों से खांस रहा हूँ और मैंने गूगल में सर्च किया है कि अगर कोरोना होता है तो खांसी जो है वो बढ़ जाती है और उसके साथ मुझे बुखार जैसा भी लगने लग रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बार बार हाथ धोने लगा हूँ तो मैंने गूगल में पढ़ा है कि ये OCD नामक एक समस्या है और मैं OCD नामक समस्या से ग्रसित हो गया हूँ। तीसरा कोई व्यक्ति आके मुझे कहता है कि मैम मुझे पानी से डर लगता है और मुझे फोबिया हो ही गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है और आप उस परेशानी के लिए गूगल पे सर्च कर रहे हैं और उन जानकारियों को इतना आत्मसात कर रहे हैं बिना किसी एविडेंस के, बिना जो किसी प्रूफ के, बिना किसी फिजिशियन के, बिना किसी साइकियाट्रिस्ट के दिखाए, और आपके अंदर जो तनाव की स्थिति बढ़ रही है ये असल में आपके मानसिक अव्यवस्था कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मेलिटी को दर्शाती है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। बेसिकली इसमें यही होता है
कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम इतने ज़्यादा आशंकित हो जाते हैं कि या तो हम लोगों से उसके बारे में पूछने लगते हैं या फिर हम इंटरनेट, चूँकि आजकल इंटरनेट जो है बहुत ही सरल माध्यम है जानकारियों को इकट्ठा करने का, तो जितने फ़ायदे होंगे उसके दुष्परिणाम भी इतने ही होंगे। तो हर चीज़ों को इंटरनेट में खोजना और उन जानकारियों को आत्मसात करना अव्यवस्थित मानसिक दशा को दर्शा रहा है, और जिसके कारण न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चे और जो कि हर आयु वर्ग के लोग हैं, बड़े बूढ़े सभी भी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान हो रहे हैं, और इलाज की बजाय वो इन परेशानियों को और सर्च कर कर के लोगों से पूछ के बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि असल में ये हेल्थ एंजाइटी और साइबरकॉन्ड्रिया नामक परेशानी के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आप किसी फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट का नहीं बल्कि डॉक्टर गूगल का सहारा लेते हैं अपनी परेशानियों के डायग्नोसिस के लिए, अपनी परेशानियों के ट्रीटमेंट के लिए और अपनी परेशानी के मैनेजमेंट के लिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे जो भी जानकारियाँ होती हैं वो जनरलाइज फॉर्म में होती है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब वो व्यक्ति विशेष नहीं होती है। हो सकता है कि मेरी परेशानियों के जो लक्षण हैं वो कोरोना जैसे हों, लेकिन उसके साथ कई और परेशानियां भी मेरी अपनी हो सकती है, लाइक मेरे लंग्स में दिक्कत हो सकती है या मैं किसी चीज़ से एलर्जिक हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि खांसी है तो कोरोना है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ तो ये OCD है। हो सकता है थोड़े समय के लिए मैं किसी और बात से परेशान हूँ और उस परेशानी को निकालने का मैंने एक दूसरा माध्यम चुना है। और जो भी बीमारियाँ होती हैं, अगर आप किसी फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीमारियाँ होती हैं इसको हम लोग ऐसे ही सिर्फ 1-2 लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस नहीं करते हैं। इनको डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच की जाती है और साथ ही मनोवैज्ञानिक जांच भी की जाती है कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, मन में दिक्कत हो रही है, सोच विचार में दिक्कत हो रही है या व्यवहार में दिक्कत हो रही है, और तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो संक्षेप में डॉक्टर गूगल से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा कर उसको आत्मसात ना करें, बहुत ज़्यादा इन परेशानियों को ढूंढ करके चिंतित ना हो। अगर आप प्रतिदिन 1 से 3 घंटे तक ऐसी परेशानियों को सर्च करते हैं और लोगों से पूछते हैं और इन परेशानियों को आप दिन में कम से कम 5-6 बार से कई बार ज़्यादा अधिक बार चेक करते हैं और आप उन चीज़ों से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आपके डेली फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, उसमें इम्पेयरमेंट लाता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ एंजाइटी और साइबरकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के मारुति डेंटल क्लिनिक द्वारा महिला दिवस की पूर्व संध्या में महिला दिवस मार्च और कैलेंडर लॉन्च किया गया। साथ ही महिलाओं को अपने हक के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। इस मौके पर क्या कुछ कहना था समाज सेवी महिलाओं का, आइए सुनाते हैं आपको। हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूर्व संध्या पे, इंटरनेशनल विमेंस डे के, और हमारा लक्ष्य इतना ही है, जैसे आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी सखियाँ उपस्थित हैं। हमारा थीम ये है विमेन फॉर विमेन। तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो भी हमारी एक फेवरेट महिला है उसके साथ हम मार्च करने जा रहे हैं यहाँ से सुभाष चौराहे तक। बहुत ही छोटा सा मार्च होगा, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और इलाहाबाद के इंस्पायरिंग लेडीज़ साथ में मिलके चलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर। उद्देश्य है इंटरनेशनल विमेंस डे का सेलिब्रेशन, क्योंकि कल इंटरनेशनल विमेंस डे है तो उसकी पूर्व संध्या पे हमने इसका आयोजन किया है। और ख़ासकर कि जो आयोजन है वो है कैलेंडर लॉन्च। हम पहली बार ऐसा, मतलब कैलेंडर में आपने मॉडल्स देखे होंगे, कहीं इंस्पायरिंग व्यक्तित्व देखे होंगे, लेकिन हमारे कैलेंडर में हाउस वाइफ वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे सखी संघ के द्वारा इस इनिशिएटिव में हम साथ देना चाहते हैं। हम एक्चुअली सखी संघ के मेंबर रहे हैं। मैं डॉक्टर नम्रता जायसवाल मारुति डेंटल क्लिनिक से। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस भी वे में हम लोग वुमेंस को आगे प्रमोट कर पाएँ, जिस भी उनका टैलेंट है या जो भी चाहे घर में, उसको हम प्रमोट कर पाएँ और जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो पाना चाहते हैं उसको पा पाएँ और इसको इसी तरह से पॉजिटिविटी बिखेर पाएँ ताकि वुमेंस अपने लाइफ में जो करना चाहती हैं वो अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। और मारुति डेंटल क्लिनिक का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि जितनी भी वुमेंस हैं उनके लिए जो हम कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें, ट्रीटमेंट्स से लेके जो भी उनके दांतों का ख्याल रखने के लिए तो वो अच्छे से रख पाएँ। डॉक्टर नम्रता जायसवाल, मारुति डेंटल क्लिनिक।
संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख रहे हैं कि नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा टोचन वाहन से गाड़ियों को उठाकर ले जाया जा रहा है। बता दें, शहर में ज़्यादातर होली के त्यौहार को लेकर जाम के जाम है और चारों तरफ जाम लग रहे हैं, जिसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं, जिससे जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। उसी को देखते हुए यातायात पुलिस और नगर निगम ने चालान करते हुए टोचन वाहन से गाड़ियों को उठाया और अभियान चलाते हुए कई गाड़ियों का चालान किया। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर लोग सस्ते मोबाइल के चक्कर में चोरी के मोबाइल खरीद लेते हैं बिना बिल देखे, और ऐसे में वो फंसते हैं। इसी को लेकर आज प्रयागराज एएसपी चिराग जैन ने लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। सभी को नमस्कार, मैं चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज, आज सभी लोगों से मोबाइल छिनैती के केस में संवाद करना चाहता हूँ। हाल ही में बहुत सारे अभियुक्त को जो पुलिस ने गिरफ्तार किए मोबाइल छिनैती केस में, तो पाया गया कि वो लोग सस्ते दामों पे अपने चुराए हुए फ़ोनों को मोबाइल लोगों को बेच देते हैं। लोग भी कम पैसों के लालच में वो चुराए हुए फ़ोन खरीद लेते हैं बिना ओरिजिनल बिल मांगे हुए। तो हमें आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप कोई भी फ़ोन बिना ओरिजिनल बिल मांगे हुए ना खरीदें। वो हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति द्वारा चुराया गया हो। बाकी पुलिस अपनी पूरी कोशिश करेगी जिससे कि ये चोर पकड़े जा सकें। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।